खास मेहमान हमारे साथ, और आज इन खास मेहमानों का होना दरअसल इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब से एग्जिट पोल्स आए हैं, कल शाम से ही पाकिस्तान में, जैसे कि मेरे पाकिस्तानी गेस्ट का फेवरेट एक्सप्रेशन है, चिक्के मार रहे हैं लोग। तो पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को जैसे ही एग्जिट पोल्स ने दिखाया कि उनकी पार्टी, उनका अलायंस कम बैक करने जा रहा है, तो चिक्के मार रहे हैं पाकिस्तान में भी जो टीवी स्टेशंस हैं। और आप जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी पीओजेके को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत का था, भारत का है और भारत लेकर रहेगा थर्ड टर्म में। ये उनके एजेंडा में सबसे ऊपर है। योगी आदित्यनाथ तो इसके लिए डेडलाइन भी दे चुके हैं। तो सीधा आरजू काजमी से ही जानते हैं। आरजू, पाकिस्तान में किस तरह की चीख पुकार हो रही है नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से तो बकायदा एक इनविजिबल कैंपेन भी की गई हमारे ऑपोजिशन के लिए। नहीं, देखें, बिल्कुल अभी तो खैर ये न्यूज ही चल रही है। न्यूज के तौर पर ही दिखाया जा रहा है कि मोदी जी को बताया गया कि 355 से 380 सीट्स जो हैं वो मिल गई हैं या मिल जाएंगी। और अभी तक ये सिर्फ न्यूज के तौर पे ही चल रहा है। अभी किसी पॉलिटिकल फिगर ने या किसी प्रोमिनेंट फिगर ने जो है इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। इससे पहले जरूर फवाद चौधरी साहब बात करते रहे हैं और इंडियन पब्लिक को कहते रहे हैं कि जी वो मोदी जी को वोट ना करें और बाकी पार्टीज को वोट करें और किसी को भी ले आए, XYZ कोई भी ले आए, लेकिन मोदी जी को ना लाए। मगर कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मेरे ख्याल है मोदी जी को तो उस पर यकीनन थैंकफुल होना चाहिए फवाद चौधरी साहब का, इसलिए कि उनकी वजह से लोगों ने और बढ़ चढ़ कर मोदी जी को वोट दिया कि आखिर ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो यकीनन ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है वो बीजेपी और मोदी जी को हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको नुकसान हुआ है, अच्छा, आप ये जरूरी कह बात रही होगा। हैं तो अच्छा, आप ये कह रही हैं कि फवाद चौधरी ने जो कहा उससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी को ज्यादा वोट मिल गए। जाहिर है उससे यही इंप्रेशन आया है कि उन्होंने जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोदी जी को सपोर्ट ही किया है। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर वो लगे हुए थे ट्वीट्स डालने में, उससे यही पाकिस्तान में हम लोग सब बात कर रहे थे कि इससे मोदी जी को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि फायदा हो रहा है जो कुछ फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंगल बोला। तो मैं ये बोलूं कि फवाद चौधरी जो है वो दरअसल, मैं क्या बोलूं, मोदी जी के कंफ्यूज्ड एडमायरर हैं, या मोदी जी के एक ही कैमोफ्लेजेस एज अ क्रिटिक बट ही इज एक्चुअली अ फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। नहीं, आई थिंक इज अ फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। और उनके अपने जो लीडर आजकल हैं इमरान खान, वो भी जब बाहर हो गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो इमरान खान की भी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो मोदी जी की बड़ी तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे जी वो करप्ट नहीं है। और मोदी जी का उन्होंने बड़ा जो है वो एक लंबा चौड़ा अपना भाषण दिया था उन्होंने पब्लिक में खड़े होके। तो मुझे लगता है फवाद चौधरी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि मोदी जी आ जाए और थोड़ा बहुत हो सकता है मोदी जी उनका नाम भी ले लें। तो मोदी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी एक पब्लिक रैली में जरूर कहा कि पाकिस्तान वाले भी जो हैं वो राहुल गांधी और दूसरे लोगों को आगे ला रहे हैं। तो बस इतना मिलना था, काफी है भाई। लाइमलाइट मिल गई, मीडिया में डिस्कस हो गए, और क्या चाहिए होता है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं। मतलब मैंने बहुत सारे आपके तो ये बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हम देख रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जाकर बता रहे हैं, जो जनता है, आवाम है, उससे बात कर रहे हैं, तो उससे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इंडिया में वापस आ रहे हैं। तो बहुत ही कई लोग बड़े परेशान भी दिख रहे हैं आवाम के। आपकी जिन लोगों से बात हुई, आपका जिनसे राब्ता हुआ, उन्होंने क्या कहा? मेरी जिनसे बात हुई, वैसे तो मैं उस तरह से जाकर इंटरव्यूज नहीं किया करती हूँ, लेकिन मेरी जिन जर्नलिस्ट से बात हुई या किसी से बात हुई यहाँ पर, तो वो तो इसको पॉजिटिव साइन के तौर पे ले रहे हैं। क्योंकि इससे कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब हैं 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि जी 1999 में पाकिस्तान से गलती हुई है। और उन्होंने ये भी कई बार कहा है कि हम चाहते हैं कि टर्म्स बेहतर हो। तो अगर मोदी जी आते हैं, वैसे इमरान खान ये कहते थे कि जब तक मोदी जी है जब तक बात नहीं हो सकती, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मोदी जी होंगे तभी बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचने लगा है पाकिस्तान। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि अभी तो मैंने, आपने क्योंकि नवाज शरीफ का जिक्र किया, नवाज शरीफ की नवासी थी जिनकी शादी में प्राइम मिनिस्टर गए थे, एकदम सबको चौंका दिया था और उसके लिए उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी मंशा दिखा दी थी कि वो अच्छे टर्म्स चाहते हैं। हालांकि उसके बाद जो अटैक्स हुए, उससे उनका भी दिल टूटा और रिश्तों में बहुत ज्यादा तलखी आ गई। नवाज शरीफ ने भी लाहौर डिक्लेरेशन वायलेट करने की बात की थी इंडिया के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि हमने तो, उन्होंने और तत्कालीन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस डिक्लेरेशन को वायलेट किया गया था जनरल मुशर्रफ द्वारा। तो ऐसे में फवाद चौधरी का मैं पढ़ रही थी, क्योंकि फवाद चौधरी कह रहे थे अरे बोलने से पहले पता तो कर लेते।
बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे यही लगता है आदित्य कि अब जब नवाज शरीफ साहब को दोबारा उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है, और वो बार बार भारत से बात करने की और भारत के साथ जो कुछ हुआ 1999 में उसकी गलती का भी एतराफ कर रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक जब मोदी जी प्रॉपर तरीके से ओथ ले लेंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब यकीनन उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश की जाएगी। अब जो हम लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जब ओथ सेरेमनी होगी और उसमें बहुत सी कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे तो क्या पाकिस्तान को इनविटेशन आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मेरे ख्याल है फिर नवाज शरीफ साहब को वैसे ही चले जाना चाहिए जैसे मोदी जी आए थे। उसमें क्या आ रहा है, जब इनविटेशन के पहुंच जाएंगे, भाई आप भी तो आए थे तो हम भी उसी तरह आ जाते हैं। नहीं, फिर आपके जर्नलिस्ट चिल्लाएंगे तौबा तौबा, कैसे बिना वीजा आ गए। तब बोलेंगे अरे तौबा तौबा, कैसे बिना वीजा इंडिया चले गए, तौबा तौबा, क्या क्या कर दिया, तौबा तौबा। हमारे यहाँ एक नारा और लगता है आदित्य, मोदी का जो हाँ। यार है वो गद्दार है, ये नारा भी लगाया था इमरान खान ने, और ये नवाज शरीफ साहब के लिए ये नारा लगा था। ठीक है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, खुश तो बहुत होंगे आप एग्जिट पोल्स जिस तरह से एक बड़ी विक्ट्री प्रिडिक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके अलायंस के लिए। जी बिल्कुल, हम बड़े खुश हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जो मोदी जी की तीसरी टर्म है वो एक फैसला कुन टर्म होगी, और इस टर्म में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान जो है इसका फैसला हो जाएगा। और बड़े एक्साइटेड है पीओजेके के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग इस बात से कि मोदी जी ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। और कई जगह पर जो कांग्रेस है वो, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लग गई है, यानी कि उसका तो वजूद ही खतरे में पड़ गया था पार्टी। वो तो एक रीजनल पार्टी बन गई है केरला की। खुडे लाइन मतलब होता है कि एक साइड पे हो गई, एक साइड पे हो गई, कॉर्नर हो गए हैं। तो केरला की पार्टी बन गई है, मुस्लिम वोट उनको पड़ा है, कहते हैं तकरीबन 72%। तो वो तो अब एक कम्युनल पार्टी बन के सामने आई है, एक सेकुलर पार्टी। देखें आयरनी ऑफ हिस्ट्री के बीजेपी को कहा जाता था कि ये एक कम्युनल पार्टी है, हिंदू पार्टी है, लेकिन वो हिंदू पार्टी आज सेकुलरिज्म का झंडा लेके इलेक्शन में पहले से भी ज्यादा सीटें लेके आ रही है। और वो जो खुद को सेकुलर कहते थे वो आज कम्युनल पार्टी बन गई है। तो ये बहुत नहीं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में फवाद चौधरी जैसे नेता बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं नरेंद्र मोदी तो एक्सट्रीमिस्ट है। देखिए किसी के कहने से तो नहीं होता ना, हमारे पास सच्चाई को परखने की जो कसौटी है वो दूसरे शख्स का अमल है। और हमने अमल में देखा किस तरह लाखों मुसलमान स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त किया मोदी जी ने, किस तरह मुसलमान अक्सरियती आबादी वाले जम्मू कश्मीर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की सुनामी लेके आए हैं, किस तरह से वहां उन्होंने मुसलमानों के जो जिंदगी अजीरन की हुई थी पाकिस्तान के घुसपैठियों ने, टेररिस्ट ने, उससे उनको निजात दिलाई है। किस तरह मुसलमान अक्सरियत का जो सिटी है श्रीनगर उसको स्मार्ट सिटी बनाया है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। और फिर मुसलमानों का इलाका, अक्सरियती इलाका कश्मीर जो है उसको वर्ल्ड मैप पे लाए G20 करके, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। 1.5 करोड़ टूरिस्ट आया है कि जम्मू कश्मीर में 50,000 तो सिर्फ बाहर से आए लास्ट ईयर जी। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान का अमल बताता है कि वो क्या है। अब राहुल साहब ने जो कैंपेन सारी की वो कम्युनल कैंपेन थी, सारी की सारी कैंपेन उनकी कम्युनल थी। उन्होंने अपने आप को बताया कि भाई मुझे वोट दोगे तो मुसलमान की रक्षा करूंगा, मुसलमान बच जाएगा, ये लोग हिंदुत्वता ला रहे हैं, मैं तो हिंदुत्वता खत्म कर दूंगा, इस किस्म की बातें करके। हालांकि मुझे आप बताएं कि कोई चीज समाधान से बाहर इंडिया में कैसे नाफिज हो सकती है। फिर इतनी बड़ी इंडिया की डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, 28 से ज्यादा स्टेट्स और 6-7 यूनियन टेरिटरी उसमें शामिल है। ये मुमकिन ही नहीं है कि इस किस्म की कोई एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज मजहब की बुनियाद पे वहां लाई जाए। जी नहीं, तो आपने राहुल गांधी तो कह रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने निकले थे, और डॉक्टर साहब मुझे मैं आपको सुन रही थी तो मुझे बहुत आयरॉनिकल लग रहा था कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने डिफरेंशिएट नहीं किया, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बल्कि मुझे कहना चाहिए हिंदू मुसलमान में।
लेकिन इसी नहीं। देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज बार बार ये कहती हैं कि वो ये दावा करती हैं कि जेनोसाइड कराना चाहते हैं, मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही आयरॉनिकल था कि आप बाहर बैठकर भी नरेंद्र मोदी अपनी योजनाओं में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, ये समझ पाते हैं, और कई लोग भारत के भीतर बैठकर भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आरजू, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी वापस आए हैं, तो नरेंद्र मोदी वापस आते हैं 4 तारीख को, और ये एग्जिट पोल्स जिस डायरेक्शन में कह रहे हैं उनके लिए एक बड़ी विक्ट्री को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वो तो कह चुके हैं पीओजे के वो लेकर रहेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तानी उनके इस कमबैक को उस लिहाज से कैसे व्यू करते हैं? देखिए, पाकिस्तानी के जो लोग जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है इस स्टेटमेंट के बाद, उनको तो ऐसा नहीं लगता कि 6 मंथ्स में ऐसा कुछ हो पाएगा या ऐसा कुछ होना चाहिए। वो यही बिलीव करते हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग के जरिए ही कश्मीर के इशू को सॉल्व करना चाहिए। बाकी इस चीज को कि हम 6 मंथ्स में ले लेंगे या ऐसा कर देंगे, उसको ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। पाकिस्तान में किसी ने कोई खास, चाहे वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट के बाहर के लोग हो या मीडिया हो, इस खबर को कोई खास नहीं उठाया। उन्होंने इस न्यूज को या इस स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा बात होते मैंने नहीं देखी। उसकी रीजन यही है कि इसको, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे, तो इलेक्शंस की वजह से उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लिया गया। अब जब गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाएगी कंप्लीटली भारत में, उसके बाद वो क्या स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर शायद बात हो, लेकिन अभी इस चीज को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। आप लोग सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा तो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसमें देखें, पाकिस्तान सीरियस क्यों नहीं ले रहा? इसलिए कि पाकिस्तान को अपनी पड़ी हुई है। इन्होंने अगले 27 महीनों में $49 बिलियन का कर्ज देना है, और अभी ये कर्ज नहीं दे रहे, ये असल में कर्ज के ऊपर जो सूद है उसकी अदायगियां इनसे नहीं हो रही। तो ये तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं, और बजट आ रहा है इस महीने, वो तो उसमें फंसे हुए हैं। तालीम का बजट इन्होंने 61% कम कर दिया। ट्रांसपोर्ट का बजट जो है 44% कम कर दिया। इन्होंने, आपको याद होगा अदिति जी के 13 और 14 की रात को पीओजे के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि हमने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तमाम शर्तें मान ली हैं। नवाज शरीफ ने कहा जी हमने 23 बिलियन रुपीस ट्रांसफर कर दिए पीओजे के अकाउंट में, हम उनको ये सब्सिडी। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? ये तो इन्होंने दे दिए 23। मैं तो रसीद मांग मांग के थक गया, मुझे तो अभी तक किसी जगह वो रसीद नजर नहीं आई ट्रांजैक्शन की। लेकिन इन्होंने अब ये ऐलान किया है कि पीओजे का और गिलगित बल्तिस्तान का जो डेवलपमेंट फंड था, जो वफाक देता था, वो इस बजट में नहीं आएगा। यानी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब पीओजेके की बात करते हैं तो क्योंकि ये रियल इशू से डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट को तरजीह नहीं देते। नहीं, बिल्कुल। और अब ये हमें 23 बिलियन रुपीस दे के हमसे 60 बिलियन रुपीस इन्होंने हमारे जेब में रख लिए। तो ये क्या कर रहा है पाकिस्तान? बेसिकली धोखा, फ्रॉड, झूठ, फरेब, ये है नाम पाकिस्तान। जिस मुल्क का नाम है पाकिस्तान, वो ये उसके अमल है उसका। तो अमल से पता चलता है, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था। तो अब इनको लाले पड़े हुए हैं। अभी आप ये देखें कि चाइना ने इनको कहा है कि हमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पीओजेके में बन रहा है, उसके लिए 8,600 कनाल जमीन दो। 8,600 कनाल, 4,000 कनाल वो ले चुके हैं। ठीक है। इसी तरह वो ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जो पिछले 10 सालों से पड़े हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है वो काम रुक गया था। तो अब ये दोबारा मोदी जी पर, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन जो है नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल में जो उनकी विक्ट्री प्रिडिक्ट की गई है, उसका पाकिस्तान में जो रिएक्शन है उस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस लिहाज से आरजू, अब इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए नरेंद्र मोदी के कमबैक का मतलब क्या है? अगर 4 तारीख को इस पर स्टैंप लग जाती है, मोहर लग जाती है। देखिए, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान का कहना तो यही था कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी पाकिस्तान बात नहीं करेगा सॉरी भारत से। लेकिन वही इमरान खान जब गवर्नमेंट से बाहर निकलते हैं तो वो मोदी जी की तारीफों के पुल बना देते हैं। वो करते जा रहे हैं, तारीफें करते जा रहे हैं। तो यही बात इस वक्त की गवर्नमेंट के साथ भी है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके पास इस वक्त कोई ऐसा पोजीशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ हो, सॉरी, वो तो बात कर रहे हैं कि हमने भारत के साथ बात भी करनी है, भारत के साथ ट्रेड भी करनी है और हमने गलती की। लेकिन शहबाज शरीफ
जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सीट पर हैं, वो कोई बात नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली आने वाली पाकिस्तान थी की जो स्टेटमेंट पे एस्टैब्लिशमेंट, कि क्या, हाँ, आप डू यू नीड अ देखिए, ग्लास ऑफ वाटर, नो नो नो, आर यू इट्स ओके? ओके, आई एम ओके। नहीं, देखिए, वो ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान ये शहबाज जो शरीफ ने तो कहा है, शहबाज शरीफ की तो स्टेटमेंट है कि हम इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात पर गौर कर रहे हैं। देखें, वो गौर कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या गलती हुई वो तो नवाज शरीफ ने कहा ना, शहबाज शरीफ ने नहीं कहा। इससे एक चीज जरूर क्लियर है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के दो पार्ट्स जो हैं या दो ग्रुप्स जो हैं वो जरूर बन चुके हैं, और उनमें से एक जो है वो चाहता है कि भारत के साथ टर्म्स हो और दूसरा चाहता है कि ना हो। अब एक दिन स्टेटमेंट आता है कि हाँ जी हमने भारत से बात करनी है, दूसरे दिन इन्हीं के पार्लियामेंट में से उठकर कोई कह देता है कि हमने नहीं करनी जी बात। तो ये जो दो दो तरह की स्टेटमेंट एक ही गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये चाह रहे हैं कि भारत कहे, किसी तरीके से भारत कहे कि जी हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इसलिए कि हमने तो बंद की थी ना। तो भारत क्यों कहेगा, जाहिर है हमने बंद की थी, हम ही को कहना होगा कि हम दोबारा ना ट्रेड ना, और चाहते हैं। इसमें अर्जू लेकिन एक और हमारी बात से है, ये आप कोशिश तो भी की जा कहेंगे, रही है। नहीं हाँ। आपके यहाँ से तो एक तो भारत कहेगा नहीं, दूसरी बात हमारी तो कोई गरज फंसी नहीं है आपके साथ, गरज तो आपकी फंसी है, और उसमें इंडिया का जो स्ट्रैटेजी रही है और इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो क्लियर रहा है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कि टेरर और टॉक्स तो साथ चलने वाले हैं नहीं। तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जब तक टेरर पर विड्रॉ नहीं करेगी तब तक भारत टॉक्स पर आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, टेरर के ऊपर तो काम अगर ये करना शुरू कर भी दें तब भी उसमें सालों लगेंगे, उसका मतलब ये तो नहीं है कि ट्रेड नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान का एक सेक्शन ये जरूर, जिनके साथ मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि जी हम चाह रहे हैं कि भारत खुद भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर दे कि हाँ जी हमें भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ दोबारा ट्रेड करने में। वो तो किया है उन्होंने। थोड़ी इनकी इज्जत बच जाएगी कि जी हमने बंद किया था, देखो भारत भी हमें कह रहा है तो इस वजह से हम चले गए। वरना यहाँ से जिस तरह की स्टेटमेंट्स जाती रही हैं कि मोदी जी के होते हम बात नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, हमने ट्रेड भी खुद ही बंद की थी, तो अब दोबारा से अपनी ही बात को दोबारा घुमा देना जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इनको। लेकिन ये मतलब कोशिश है, करें, तो हल्की मतलब फुल्की है बातचीत नरेंद्र कर मोदी दी के है, सामने सरेंडर नहीं, कर रहे हैं, मतलब है कि कर रहे हैं। थूके को चाटने वाला हो गया ना मामला, यहाँ थूके को चाटना पड़ रहा है, ये है असल में मसला। और इज्जत और गैरत तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये मसला होता है, इज्जत का गैरत का। बेटियां बहुएं कत्ल कर देते हैं इज्जत के नाम पे, गैरत के नाम पे, तो थूके को कैसे चाटें, ये बुनियादी प्रॉब्लम है। अब जब तक जहां तक ताल्लुक है कि मोदी जी, जैसे आरजू जी ने फरमाया कि मोदी जी की तरफ से या इंडिया की तरफ से कोई अंदिया मिले कि जी हम भी बात करना चाहते हैं, तो वो तो योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर हम ले लेंगे। तो वो तो इससे बड़ा और अंदिया क्या दें, आपका कश्मीर का मसला हल हो जाए। आप नहीं इस बात को समझ रहे कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है 22 अक्टूबर 1947 के हमले से, और अब योगी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, तो थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो थोड़ा सा बुद्धि में थोड़ा सा जो है वो पैदा करें, अकल पैदा करें और इस मामले को सुलझाएं। इस वक्त अगर आपने सुलझाया तो पाकिस्तानी भी इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कश्मीर के खिलाफ अब पंजाब में भी बड़ी सख्त नफरत पैदा हो गई है कश्मीर के खिलाफ। मगर ये देखें वो कहते हैं जान छुड़ाओ इनसे। आदित्य, मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है वो चाहे मोदी जी हो चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, इनके फैंस जो हैं वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक में, बल्कि कई बार तो हमने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी तारीफ करते देखा है। तो ये नहीं कहा जा सकता फजलुर कि रहमान सब को हमने लोग ही, पार्लियामेंट में देखा है, हाँ बिल्कुल, कई लोगों ने तारीफ की मौलाना। है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान ने की है और कई दूसरे लोगों ने की है, और आम पब्लिक तो करती ही है। डॉक्टर जयशंकर का तो खैर सारे ही फैन है, और मैं तो खैर भाई बहुत ही बड़ी दुश्मन फैन हूँ। कौन है फिर लेकिन इंडिया का, ये टेररिस्ट कौन भेजता है आरजू? ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भाई इतने सारे फैन घूम रहे हैं पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के, तो सब तो फैन नहीं है ना, सब तो फैन नहीं है। टेररिस्ट भेजने का काम किसका है? देखिए आदित्य, सब तो फैन नहीं है ना, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुकानें चलती ही भारत नफरत के ऊपर है। वो जब तक गड़बड़ वड़बड़ चलती रहती है तो आपको पता है ना उनके फंड वंड भी चलते रहते हैं, मैं क्या किसी का नाम लूं, तो वो लोग समझ जाएंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। तो डेफिनेटली उन लोगों को सूट नहीं करता कि भारत के साथ एकदम टर्म्स ठीक हो जाए, ट्रेड हो रही है, आना जाना चल रहा है, तो वो चीज जाहिर है कुछ लोगों को सूट नहीं करती, क्योंकि उससे उनका बिजनेस खराब हो रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी आपने जो कहा नरेंद्र मोदी को लेकर जो पहले स्टैंड था कि बात नहीं करेंगे, अब नरेंद्र मोदी को लेकर स्टैंड है कि बस भारत उन्हें एक सेविंग ग्रेस दे दे, नरेंद्र मोदी उन्हें सेविंग ग्रेस दे दे, तो वो नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम ओथ सेरेमनी में हमारे यहाँ से किसी को इनविटेशन दे दें, मुझे ही दे दें, मैं आ जाऊंगी। हाय हाय हाय, तौबा तौबा तौबा, तौबा करनी चाहिए। ये दिन भी देखना था कि
इनविटेशन की भीख मांग रहा है पाकिस्तान कि हमें बुला लो। अपनी बात कर रही हाय हूँ, हाय अपनी हाय तरफ हाय, से आई एम नॉट मैं अ भी स्पोक्सपर्सन ऑफ एनी पार्टी और एनी गवर्नमेंट। मैं एक नहीं, बात आई कर नो रही हूँ दैट, आई कि नो दैट। ओथ सेरेमनी में अगर इनविटेशन दे देते हैं हाय मोदी जी, हाय इसका मतलब हाय, है ग्रीन सिग्नल देंगे, इसका मतलब ये बात हो सकती है। तरीका बता रही हूँ यार मैं, क्या हो गया। नहीं नहीं, आप ये कह रही कि आपको इनविटेशन दे दो तो शहबाज शरीफ घुटनों के बल आकर मोदी जी से कहेंगे कि आ जाओ टेबल पे बैठ जाओ, मालिक बैठ जाओ, सुन लो हाँ, हमारी देखिए बात। जो हेड ऑफ स्टेट है हमारे, उनको जो है ओथ सेरेमनी में बुला लें, बाकी लोगों को भी तो बुलाएंगे ही ना, डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते ही हैं, आया ही करते हैं। भैया वो हमारे यहाँ तो टेररिस्ट नहीं भेजते हैं ना। नहीं, मगर देखिए वो तो अलग बात है ना, उसके ऊपर तो यकीनन डायलॉग होगा, काम होगा। और आपके जो अरे डायलॉग डिफेंस करते करते तो मिनिस्टर हमने जो थे पहले, उन्होंने भी कहा था पाकिस्तान के साथ मिलकर इस ना, चीज के ऊपर डायलॉग करते कंट्रोल करते तो किया ऑलमोस्ट जा 70 सकता है। साल काट दिया अब हमने, डायलॉग करते करते डायलॉग ही कर रहे हैं, चार जंगे राजनाथ लड़ सिंह ली। साहब का स्टेटमेंट नहीं याद आपको? उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं और इस टेरर ग्रुप्स को हम साथ में कंट्रोल कर तो सकते हैं। पाकिस्तान तो तो यही मांगने को तैयार नहीं है कि वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं। आपका तो मुल्क नहीं, ही स्टेट इन डिनायल है। अगर मान नहीं रहा होता तो हाफिज सईद को चलिए 31 मेरे इयर्स की पास, सो कॉल कैसे होती? जी। अरे सुनिए तो, आज मेरे पास ना एक ऑफर है और ये ठीक ऑफर है। आप फवाद चौधरी तक जरूर पहुंचाइएगा। और वो ऑफर ये है, फवाद चौधरी नरेंद्र मोदी के मुझे लगता है थोड़े से कंफ्यूज्ड एडमायरर हैं, तो ऑफर ये है अखंड भारत बना ले। तो जो नरेंद्र मोदी से प्यार करने वाले हैं उनके लिए भी जगह है उसमें, और जो नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले हैं उनके लिए भी जगह। तो कम से कम दोनों साइड्स एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो फवाद चौधरी बिल्कुल नरेंद्र मोदी के जो क्रिटिक्स है उधर चले जाएंगे और आप जैसे जो पाकिस्तानी हैं वो इधर हो जाएंगे। तो अखंड भारत बना लेना, वीजा की दिक्कत ना कोई और समस्या। मोदी जी तो कह चुके मैं तो लाहौर जाके उनकी एटमी बम देख के आ चुका हूँ। अब ये तो फवाद चौधरी बता सकेंगे आपकी इस नहीं नहीं, ऑफर का। आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो कोई इनको तो प्रॉब्लम अच्छा ही नहीं है लगेगा। कि इंडिया के मुझे इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तो ये तो इनको क्या एतराज हो सकता है, हैं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं, अगर आप उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हें सह सकते हैं आप लोग, वो हम तो वो कर आपकी लेंगे, बात उनको है। सीधा कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बहुत थोड़े लोग हैं, मेजॉरिटी अवाम जो है वो दहशतगर्द नहीं है, मेजॉरिटी अवाम फंडामेंटलिस्ट नहीं है। ये ग्रुप्स हैं जो मदरसा सेंट्रिक ग्रुप्स हैं जो समाज में आके गड़बड़ी फैलाते हैं। अच्छा ठीक अवाम है, तो जो ये है, बताइए अखंड भारत का आइडिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा कैसा है आपके लिहाज से? देखें अखंड ना भारत का पीओजे आइडिया, की प्रॉब्लम, ना गिलगिट बाल्टिस्तान की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए मुझे नहीं लगता मैंने, बलोचों को भी प्रॉब्लम होगी अगर नरेंद्र मोदी उन्हें लीड करे। देखिए 1997 में जब पार्टीशन के 50 साल पूरे हुए थे तो मैंने लंदन में कॉनवे हॉल, बड़ा मशहूर है, वहां बुक करके मैंने एक जलसा किया। तमाम इंडिया पाकिस्तान के अखबारों में इश्तिहारात छपवाए और वहां जलसा किया। और उस जलसे में उसका टॉपिक था कैन पार्टीशन बी अनडन। और वहां इंडियंस भी थे और पाकिस्तानी भी थे, शायर, अदीब, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एग्जाइल्स। मैंने उनको ये कहा कि ये पार्टीशन को हमें अनडन करना चाहिए, ये गैर फितरी पार्टीशन हुई है 1997 में। तो उस वक्त इंडिया टुडे मैगजीन निकलता था, उन्होंने पूरा पेज मेरे पे छापा और लिखा दिस यंग मैन इज टॉकिंग ड्रीम्स। आज तो वो ड्रीम पूरी हो रही है। फिर मैंने, हाँ ये 1997 की बात बता रहा हूं आपको। फिर मैंने, डॉक्टर साहब मैं जी 2024 में आ जाती हूँ, तो आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि एक अखंड भारत होना चाहिए जिसको लीड प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर मोदी करे। तो ये सारी समस्याएं जो पाकिस्तान के खंड खंड होने की समस्याएं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पीओजे के हो, बिल्कुल चाहे बिल्कुल गिलगिट बाल्टिस्तान हो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और इसका हल, इवेंचुअली इसका हल जो है वो यही होगा कि अखंड भारत की मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी, लाइव मूवमेंट। अभी तो एक ख्वाहिश है, इसको यूनिवर्सल विल में तब्दील करना पड़ेगा। मुझे आप ये बताएं, नरेंद्र मोदी मुझे, डू दैट फॉर यू? आई थिंक योगी वुड बी अ बेटर हो। चॉइस फॉर दैट। उसकी वजह है मोदी जी इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर उनका ज्यादा फोकस है। हर आदमी हिंदुस्तान के लिए अपने अपने उसके मुताबिक अपना रोल प्ले कर रहा है और बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। दूसरा, आप ये तो बताएं अखंड को उर्दू में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि अखंड जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं ये हिंदू, यूनाइटेड। तो यूनाइटेड इंडिया बनाना है जिसको अखंड भारत हिंदी में कहते हैं। यूनाइटेड इंडिया आज की बात नहीं है। ये जब आई के गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान आए थे एज अ फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले।
मेरी इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात हुई, फिर वो मेरी बातें सुन के, यंग लड़का था, तो मेरे घर आए, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के। उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आप आए, उसको कांग्रेस पार्टी के थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं कैसे कांग्रेस पार्टी के हाथ पे बैत करूं, जिसकी वजह से 1 लाख हिंदू का कत्लेआम हुआ पीओजेके में। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि मैं तो शुरू दिन से पार्टीशन के ना सिर्फ खिलाफ हूं, बल्कि मैं इसको खत्म करने की, मेरी पॉलिटिकल लाइफ ही यहां से शुरू हुई थी, फिर मैं कौमी सियासत में आ गया। ठीक आरजू, यहाँ पे जिस तरह का प्रचंड मैंडेट नरेंद्र मोदी के लिए है, उसके बाद पाकिस्तान में आप जब ये कहते हैं इंडिया बात करे तो बात किससे करे? आपके यहाँ सिलेक्टेड पीएम है, पहले इमरान खान नियाजी था, अभी शहबाज शरीफ है। हमने तो वो भी देखा, जितनी वोटें पड़ी नहीं उतने, उससे ज्यादा वोटों से हमने कैंडिडेट्स को जीतते हुए देखा है पाकिस्तान के इलेक्शन में, बड़ा वायरल हुआ था जी वो भी। तो नरेंद्र मोदी आएंगे भी तो किससे बात करेंगे? जनरल मुनीर से बात करेंगे या उनके जो पपेट हैं शहबाज शरीफ, उनसे बात करेंगे कि नवाज शरीफ से बात करेंगे? आरजू एक सेकंड, आरजू जवाब दे, उसके बाद मैं जवाब दूंगा कि किससे बात मैं आपसे भी लूंगी जवाब। हाँ, पहले आरजू। देखिए जो भी डिसीजन होता है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मिलिट्री ही लेती है, चाहे आर्मी चीफ हो या कोई भी। प्राइम मिनिस्टर्स हो या जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सामने पपेट की तरह काम करते हैं, ये बात सब जानते हैं। इमरान खान से पहले भी था, इमरान खान के बाद भी यही है। तो बात तो मोदी जी को डेफिनेटली जो भी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त होंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ या कोई भी, उन्हीं से करनी होगी। अब वो आगे जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और फिर वो उनको रिप्लाई कर पाएंगे, लेकिन बात तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ही करनी होगी। ठीक है, जल्दी से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, सारे चोर हैं, ये सारे धोखेबाज हैं, ये सारे बेईमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, चाहे वो पाकिस्तान के फौजी जर्नैल हैं, चाहे वो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट हैं। मोदी जी को बात डायरेक्ट करनी चाहिए जनता के साथ, पाकिस्तान की जनता के साथ बात करें, हमारे साथ बात करें। जो जुल्म सह रहे, जिनकी बहू बेटियों को अगवा किया जा रहा, हमसे बात करें, हमें आवाज दें। दिल्ली से लाल किले पे खड़े होके खिताब फरमाएं और कहें आ जाओ मेरे बेटे बेटियों, आ जाओ, सब आ जाओ, हम एक हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया, तकरीर की, टीवी पे उनका इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने हॉल में जाके सवालों के जवाब दिए, तो उन्होंने कहा, मुझसे कर रहे थे तोबा तोबा ये बगैर वीजे कैसे आ गया? तो मैंने कहा कभी ये हमारा हिस्सा होता था। हम आज भी भारत माता का हिस्सा हैं और हम हमेशा भारत माता का हिस्सा रहेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे मुर्दा शरीर से भी आवाज उठेगी, भारत माता की जय। भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की जनता से बात करनी चाहिए, डायरेक्ट उनको दावत देनी चाहिए, आओ हम तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। तुम्हें धोखा दिया तुम्हारे सो कॉल्ड मुस्लिम लीग के लीडरों ने और मौलवियों ने, ये है। थैंक यू। डॉक्टर साहब काफी इमोशनल हो गए आप। इमोशनल क्यों ना हो, खानदानों का बंटवारा हुआ, लोगों की गर्दनें कटी, अस्मतें लुटी, बर्बाद हो गए हम। हिंदुस्तान आज कहां से कहां पहुंचा होता अगर बंटवारा ना किया होता। जज्बाती ना हो। आरजू, मैंने जैसे कहा कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से ही बात करनी होगी और उसके बाद वही जो डॉक्टर साहब का आइडिया है कि प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तानी आवाम को एड्रेस करना चाहिए। हालांकि हम सबको ये फार फेच्ड लगता है, लेकिन जो वहां पर सप्रेस्ड है या जो वहां पर अपनी बैटल लड़ रहे हैं या जो वहां पर अपने लिए सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, उस लिहाज से अगर इसे देखें, और आप तो जानते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, इधर पीओजेके में, गिलगिट बाल्टिस्तान में किस कदर नाराजगी है, उस लिहाज से देखें तो शायद इतना फारफेच्ड भी नहीं है। आरजू, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक से बात करने से कुछ होगा, या पब्लिक से अगर वो दिल्ली में खड़े होके और पाकिस्तान की पब्लिक से बात करते हैं तो पब्लिक कुछ कर पाएगी या कुछ करना चाहेगी। मेरा ख्याल है कि ये जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मायूस ना हो, उम्मीद पर मैं मायूस नहीं हूं, मैं मायूस नहीं हूं। मैं इस गवर्नमेंट को नहीं मानता, मैं इस फौज को नहीं मानता,
ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैं आपको गारंटी देता हूं, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दिल्ली से यह पुकार आएगी कि बहनों बेटियों आ जाओ, हम तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। तुम्हें धोखे से अलहदा किया, परिवार से जुदा किया, और फिर अवाम जब बोलेगी कि हां बंटवारा खत्म किया जाए, पार्टीशन कैन बी अनडन, इन्होंने हमें धोखा दिया जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जिनके साथ आरजू काजमी कह रही हैं कि निगोशिएशंस करें, तो अवाम का सैलाब फिर कौन रोक सकता है? फिर एक इनकलाब आएगा इस पाकिस्तान की जेल खाना में, जहां सारी कौमें जो है कैद हैं और जुल्म और इस्तेसाल का शिकार है। अवाम से बात की जाए और किसी से बात करने की जरूरत नहीं। ताकत का सरचश्मा अवाम। चलिए, कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट पर ही छोड़ देने चाहिए, लीडरशिप पर छोड़ देने चाहिए, वो सिर्फ साइन करने के लिए, वो सरेंडर पे साइन करने के लिए उनको छोड़ दें। चलिए ठीक है, आपको पाकिस्तानी फौज का सरेंडर, पाकिस्तान का सरेंडर याद आया, और डॉक्टर साहब आप काफी इमोशनल भी हुए। सिर्फ इतना ही कहूंगी कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। बहुत सी ऐसी बातें जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने की है। तो जो लोग इस समय खुद को बहुत ही सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, दबा कुचला फील कर रहे हैं, उम्मीद है उनके लिए जरूर उम्मीद की किरण आएगी। और जो आपके एक्सपेक्टेशंस है और इंडियन गवर्नमेंट उन एक्सपेक्टेशंस को कितना पूरा कर सकती है, कम से कम पीओजे के तो भारत का हिस्सा है, उस पर तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब हम बात बलूचिस्तान सिंध की करते हैं तो वहां पर भी जो डिसकंटेंट है, वो उस डिसकंटेंट को भी कहीं ना कहीं से एक आउटलेट मिले, एक रिलीफ मिले, हम यही दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू काजमी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्रॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर हैविंग अस। जय भारत।